देश में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंट क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है, आरबीआई के पास तो अथॉरिटी है ना, तो जितना पैसा चाहे उतना पैसा वो प्रिंट कर सकता है, तो आखिर क्यों नहीं कर रहा है? किसी न किसी लॉजिक के आधार पर ही वो प्रिंट करता है पैसा को। तो क्या लॉजिक होता है? तो इस चीज़ को कहते हैं करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम मतलब जिस आधार पे पैसा छापा जाता है, छाप सकता है कोई भी देश, कोई भी सेंट्रल बैंक उसका। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, एक ग्रेन सोने चांदी का जो इकाई होता है वो ग्रेन होता है। एक ग्रेन मतलब 0.65 ग्राम। 0.65 ग्राम जब सोने चांदी को मापा जाता है तो इस इकाई में मापा जाता है। तो पहले बाहर का देखते हैं कि जैसे अमेरिका हो गया। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो अमेरिका के पास उसके खजाने में जब 22 ग्रेन का सोना होता है, 22 ग्रेन का सोना होता है, उस आधार पर वो एक नोट प्रिंट करता है, $1 का नोट प्रिंट करता है। ठीक है। ब्रिटेन में क्या चलता है? क्या? पौंड। इसके पास 113 ग्रेन का जब सोना होता है उसके बाद ये 1 पौंड का नोट प्रिंट करता है। ठीक है। कोई भी देश जो है बिना किसी आधार के करेंसी इश्यू नहीं कर सकता है। जैसे अकाउंट में आपका पैसा होगा उसके बाद ही तो आप किसी को चेक काट के दे सकते हैं। अगर बिना पैसा के आप चेक काट के दिए तो क्या है? सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, एक कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो आरबीआई के पास कुछ तो कुछ रखता है, उसके बाद ही तो आपके पास जो 100 रुपये का नोट है उस पर क्या लिखता है? मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन, जिसके पास ये होगा उस धारक को 100 रुपये का वो कुछ ना कुछ देगा, चाहे सोना दे चांदी दे, कुछ ना कुछ मेटल उसके आधार में होगा। जैसे अमेरिका में 22 ग्रेन का सोना है, $1 का आधार। ब्रिटेन में 113 ग्रेन का सोना है, 1 पौंड का आधार, है ना। जब सोना और चांदी को आधार बना करके पैसा छापा जाता है तो उसको बोलते हैं गोल्ड या सिल्वर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड या सिल्वर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, ये नोट कीजिए। सोना या चांदी को आधार बना करके जब नोट प्रिंट किया जाता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? गोल्ड या सिल्वर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक, हटा दें। अब अपने देश का देखते हैं। अपने देश में जो है 1935-36 के टाइम में ये नियम था कि आरबीआई को जितना भी नोट प्रिंट करना है उसका 40% सोना अपने पास रखना होता है। ठीक है, उसके बाद वो जितना नोट प्रिंट करना चाहे उतना प्रिंट वो मार्केट में दे सकता है पैसा। ठीक, तो ये भी कौन सा? गोल्ड या सिल्वर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार हुआ। इसके बाद आगे बढ़ा 1956 में, 1955-56 में था, ये नियम बनाया गया कि 115 करोड़ का सोना और प्लस 400 करोड़ का विदेशी संपत्ति रखना होता है। 400 करोड़ का विदेशी संपत्ति, जैसे फॉरेन का कोई बैंक वगैरह का कुछ सिक्योरिटी है, फॉरेन कंट्री का सिक्योरिटी वगैरह है, वो सब आरबीआई को खरीद के रखना पड़ता था, तब जाके वो इतना, अगर ये दोनों टर्म कंडीशन फुलफिल है तब जाके वो अपना जितना पैसा छापना है वो छाप सकता था। ठीक, इसको बोलते थे मिनिमम फॉरेन रिजर्व करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, न्यूनतम विदेशी संपत्ति, न्यूनतम विदेशी भंडार करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। मतलब एक मिनिमम था कि इतना रहेगा, उसके बाद ही वो प्रिंट कर सकता है। इसके बाद आया 1991 में। ठीक है, इसको बोलते हैं
इसमें टर्म कंडीशन ये लगाया कि 115 करोड़ का तो आप सोना चांदी कुछ मेटल फॉर्म में आप रखिए, ठीक। 115 करोड़ का सोना प्लस 400 करोड़ का जो विदेशी संपत्ति वाला नियम था इसको हटा करके और ये हटा दिया गया और कहा गया कि आप जितना नोट प्रिंट कर रहे हैं मार्केट में प्रिंट कीजिए, लेकिन उसका बैकएंड में देशी संपत्ति रहना चाहिए। यानी कि अपने देश में जितना सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह गवर्नमेंट का इश्यू हो रहा है वो खरीद के रखिए। गवर्नमेंट का भी सिक्योरिटी होता है ना, गवर्नमेंट को जब पूंजी का जरूरत पड़ता है मार्केट से तो सिक्योरिटी वगैरह लॉन्च करता है, गिल्ट टेस्ट सिक्योरिटी होता है, टी बिल होता है, मनी मार्केट का चैप्टर तो शुरुआत में किए ही थे, तो उस हिसाब से वो सब खरीद के आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता है। जितना मतलब कि जितना नोट छाप रहा है उसके बैकएंड में टोटल का टोटल कुछ ना कुछ संपत्ति रहना ही चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनेज्ड पेपर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। मैनेज्ड पेपर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। तो पैसा कैसे छाप रहा है आरबीआई वो देख लिए, इसलिए अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकता है। जितना उसके पास बैकएंड में संपत्ति है आरबीआई के पास उतना ही पैसा वो मार्केट में रिलीज कर सकता है। उससे ज़्यादा पैसा रिलीज करेगा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। जैसे श्रीलंका में है, एक और देश था जो ऐसे ही करके चाहता था कि उसके देश का गरीबी दूर हो जाए, लेकिन क्या वैल्यू रह जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। बैकएंड में कुछ रहेगा तब ना। कागज़ छापने से होता है, सब अपने अपने घर में भी छापना शुरू कर देता है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन पे, विमुद्रीकरण। ठीक है, तो जो सिक्का होता है, सिक्का में क्या होता है, सिक्का में जब मेटल कम कर दिया जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिबेसमेंट, ठीक। लेकिन जब नोट बंद कर दिया जाता है तो उस चीज़ को विमुद्रीकरण कहते हैं। नोट बंद करने का मतलब क्या हुआ, जितना भी बैंक नोट है, बैंक नोट लीगल टेंडर है ना। लीगल टेंडर का मतलब बताए थे कि जिसके लिए सरकार द्वारा बाध्य है कि ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक नोट जितना है सब लीगल टेंडर है। तो किसी नोट को लीगल टेंडर से हटाने की घटना क्या कहलाती है, हटाने की प्रक्रिया डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। इसलिए टीवी पे आके उस रात प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे, 500 और 1000 के नोट अब से लीगल टेंडर नहीं है, बस इतना ही। ऐसा कुछ नहीं जो लेके आओगे नहीं चलेगा, नहीं लेके आना है, नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं, लीगल टेंडर है ही नहीं। मतलब आरबीआई का जवाबदेही खत्म हो गया 500 और 1000 से। आप लेके जाइएगा आरबीआई के पास तो बोलेगा हम नहीं जानते हैं, ठीक है। ज़्यादा होगा तो आपको पकड़ भी लेगा। तो शुरुआत कैसे होता है विमुद्रीकरण का, डिमोनेटाइजेशन का। जिस नोट को बंद करना है आरबीआई बोर्ड डिसाइड करता है कि किस नोट को बंद करना है, ठीक है। आरबीआई बोर्ड रिकमेंड करता है कहाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय को, ठीक। वित्त मंत्रालय को करता है। वित्त मंत्रालय जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। आर्थिक कार्यों का जो विभाग होता है वहाँ रिकमेंड करता है। अब ये गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है, जो देखते हैं ना हम लोग कभी कभी भारत का राजपत्र या बिहार सरकार का गैजेटेड नोटिफिकेशन, वो गैजेटेड नोटिफिकेशन निकालता है कि अब से ये नोट लीगल टेंडर नहीं है, और वही सारा न्यूज़पेपर वगैरह में आगे जाकर दिया जाता है, गैजेट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये लास्ट वाला काम हम लोग के कौन कर दिए, प्रधानमंत्री जी आके ये बोल दिए कि ये नोट अब लीगल टेंडर नहीं है। उससे पहले ये सारा प्रोसेस हो चुका रहेगा। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि विमुद्रीकरण की शुरुआत कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है, तो आरबीआई बोर्ड करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। हाँ, इच्छा जाहिर कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं तो इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि इस नोट को बंद करना चाहिए, फिर ये डिसाइड करके आगे का प्रोसेस बताएगा। हर चीज़ को सीरियसली लीजिए। पीटी के परीक्षा में हमेशा फाउंडेशन से पूछता है। मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो निश्चित तौर पे उसका प्रॉब्लम पूछेगा, सॉल्यूशन पूछेगा, सारा चीज़ पूछेगा।
लेकिन पीटी के एग्ज़ाम में फाउंडेशन से पूछता है किसी चीज़ का, इसलिए इस चीज़ को भी सीरियसली लेना है। ठीक, आगे आगे हम लोग देखे थे, इसका लाइफ साइकिल देखे थे, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के बाद कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी के बाद मेटालिक मनी, मेटालिक मनी के बाद पेपर मनी, पेपर मनी के बाद बैंक मनी, और बैंक मनी के बाद क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल मनी। तो नेक्स्ट हम लोग बैंक मनी देखते हैं। बैंक मनी में कुछ भी नहीं है, बैंक के थ्रू हम जितने टाइप से पेमेंट कर सकते हैं वो सभी बैंक मनी है। जैसे बैंक के थ्रू हम क्या क्या पेमेंट करते हैं, दो टाइप से पेमेंट करते हैं, एक पेपर ऑर्डर होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर होता है। पेपर ऑर्डर में क्या सब आता है, जैसे चेक, डीडी, इस सब से जो पेमेंट करते हैं, चेक हो गया, डीडी हो गया, ठीक है, ये सब किसका, बैंक मनी का ही एग्जाम्पल हो गया। पेपर ऑर्डर जितना हो गया वो, प्लस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में क्या सब आ जाता है, आरटीजीएस आ गया, नेफ्ट आ गया, जितना फ़ोनपे तुम ये सब करते हैं, यूपीआई वगैरह सब किसमें आ गया, बैंक मनी का ही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यही है, बैंक के थ्रू हम जितना टाइप से पेमेंट कर सकते हैं वो सभी बैंक मनी का एग्जाम्पल है। उसके बैकएंड में भी क्या रहता है, हम लोग का मनी रहता है, फिएट मनी रहता है बैकएंड में। उसके बिहाफ में चेक किसी को काट के देते हैं, उसका मतलब क्या, पैसा हमारा जमा है बैंक में, उसके बाद ही तो हम दे रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मनी। कोई भी चीज़ डिजिटल होने का मतलब क्या हो गया, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल मनी। कोई भी चीज़ डिजिटल होने का क्या मतलब है, वो चीज़ या तो कंप्यूटर में है या तो मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है, और उसी से हमको यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल मनी का भी मतलब वही सेम चीज़ हो गया कि वो कंप्यूटर मोबाइल में है और उसी से हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हाथ में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी इसलिए कहा जाता है कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। इनक्रिप्टेड कंप्यूटर का भाषा है, मतलब छुपा हुआ, गुप्त भाषा। जैसे रीजनिंग वगैरह में सवाल आता है कि कूट भाषा में राम को ये कहा जाता है, एक्स वाई जेड फला चिल्ला कहा जाता है, तो इसका क्या होता है ना, तो कूट भाषा कहा जाता है, इसलिए उसका नाम है इनक्रिप्शन। आप व्हाट्सएप यूज करते होइएगा तो उसमें मैसेज आता है, दिस मैसेज इज इनक्रिप्टेड इन, ये करके आता है, एक मैसेज लिखाता है वहाँ पर, तो वही चीज़ हो गया इनक्रिप्टेड। उसी फॉर्म में रहता है ये पैसा। अगर जैसे पेपर मनी का एग्जांपल लेते हैं, पेपर मनी कौन इश्यू करता है, आरबीआई इश्यू करता है, आरबीआई पेपर मनी इश्यू करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बिटकॉइन का नाम सुने आप लोग, बिटकॉइन का नाम सुने हैं ना, जो क्रिप्टो करेंसी है। तो बिटकॉइन को कौन इश्यू करता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं इश्यू करता है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉल्व करने पर जो है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम है ये। अगर आप भी, आपके पास भी पावरफुल सिस्टम है, हाई स्पीड इंटरनेट है, तो आप भी ये काम शुरू कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग। जैसे आरबीआई प्रिंट करके नोट देता है, वैसे ही आप अगर उस नेटवर्क से जुड़िएगा, उसके कंप्यूटर पजल को, पहेली को सॉल्व कीजिएगा, तो वो आपको कॉइन दे देगा। जैसे पेटीएम वगैरह में होता है, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो रिवार्ड देता है, उसी तरह से आप इसका पहेली सुलझाइएगा तो वो आपको रिवार्ड के तौर पे कॉइन दे देगा। एक बिटकॉइन दे दिया, एक बीटीसी बिटकॉइन का ही उसका ये है डिनोशन। ठीक है, कॉइन दे दिया आपको। उस कॉइन को आप कैसे यूज करेंगे, पेटीएम का वाउचर आता है या कॉइन आता है तो कैसे यूज करते हैं, उसी के थ्रू यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ है, इसको भी हम लोग मोबाइल या कंप्यूटर से ही यूज कर सकते हैं। तो दो चीज़ इसमें ध्यान रखना है। पहला, डिजिटल मनी क्या हो गया, जो पैसा कंप्यूटर या मोबाइल में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसको हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है। दूसरा,
उसको निकालने की प्रक्रिया, कॉइन कॉइन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइनिंग बोलते हैं, माइनिंग। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? माइनिंग। इस काम को माइनिंग कहते हैं। जिस काम से कंप्यूटर इंजीनियर सब, बहुत सारा कंप्यूटर इंजीनियर सब है जो अब नया काम शुरू किया है, जो इस नेटवर्क के थ्रू अपना काम करते रहता है। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट, पावरफुल कंप्यूटर सब का यूज होता है। ठीक है। बिटकॉइन का किसी एग्जाम सब में बिटकॉइन के बारे में पूछ देता है, तो बिटकॉइन का लॉन्च किया था, सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही था। इसको लॉन्च करने वाला है सतोशी नाकामोटो। ठीक है। सतोशी नाकामोटो किस देश का है पता नहीं, लड़का है कि लड़की है पता नहीं, एक आदमी है कि एक समूह है वो भी पता नहीं, मतलब किसी को पता नहीं कि सतोशी नाकामोटो कौन है। ठीक है। तो ये इसको बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया था 2008-9 के आसपास, और तब से ये चला आ रहा है। तो जैसे कि आरबीआई आपके अकाउंट में पैसा दिया, आरबीआई बैंक आपके अकाउंट में पैसा दिया, आप कहीं ट्रांजैक्शन करते हैं तो आरबीआई को पता चल जाता है, बैंक को पता चल जाता है। लेकिन ये पैसा जो है, मान लेते हैं कि आज रात में आप माइनिंग का काम शुरू किया, आपके अकाउंट में पैसा कॉइन इसका चले आया, तो वो तो किसी बैंक के थ्रू नहीं आएगा, वो तो सीधे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बैंक को इसका पता नहीं चलता है, आरबीआई को इसका पता नहीं चल सकता है, इनकम टैक्स को इसका पता नहीं चल सकता है। आप इसको अमेरिका में किसी आदमी को भेज दीजिए, ट्रांजैक्शन कर लीजिए कॉइन के फॉर्म में, पता नहीं चलेगा। ये आदमी अपना अमेरिका में अमेरिकन डॉलर में एक्सचेंज कर लेगा। बहुत सारे एक्सचेंज कंपनी सब है, नया खुला है, वो बिटकॉइन के बदले में आपका एक्सचेंज करता है। और लगभग सारा कंपनी, फेसबुक वगैरह ये सब कंपनी भी अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। ठीक है। तो जैसे ही आप कॉइन के फॉर्म में जब तक आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा, तब तक आरबीआई को, बैंक को, इनकम टैक्स को, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज किस में होता है? इलीगल कारोबार में। ठीक है। किसी को ड्रग्स मंगाना है, हथियार मंगाना है, तो वैसे काम में इसका यूज करता है, क्योंकि पता ही नहीं है, सरकार को पता ही नहीं कि आपके पास मान लेते हैं कि 1000 बिटकॉइन है। अभी एक बिटकॉइन का कीमत कितना? 25 लाख के आसपास है। 1000 बिटकॉइन आप जनरेट करके रख लिए अपने पास, किसी को कुछ पता नहीं। उसको आप अमेरिका भेज दीजिए कॉइन के फॉर्म में, किसी को कुछ पता नहीं, यहाँ तक कि आपको भी नहीं पता चलेगा। पेटीएम वैलेट की तरह होता है, जो वैलेट देखते हैं ना, जिसमें एक प्रोफाइल रहता है, नाम वगैरह फलना चिलना, तो इसके वैलेट में नाम भी नहीं रहता है, XYZ ये इस टाइप का आईडी उसमें आता है। जिसको भेजिएगा उसका भी आईडी सेम रहेगा, KYC से कोई लेना देना इसका नहीं है। आपको भी पता नहीं है आप किसको पैसा भेज रहे हैं। हाँ, अब वहाँ पे जाके वो अमेरिका में अपना एक्सचेंज करवा लिया पैसा के मामले में, आपका ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया, आपको सामान भी पहुँच जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा सरकार को। सर, जब तक बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा तब तक किसी भी हिसाब से पता चलेगा नहीं चलेगा। तो जब ट्रांजैक्शन का पता नहीं चला तो इनकम टैक्स भी आपके यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है इलीगल कारोबार में। अब इसका डिमांड इतना बढ़ने लगा था कि अब बहुत सारा लोग सब यही खरीद बिक्री कर रहा है। एक्सचेंज खोल लिया, कितना आदमी एक्सचेंज कंपनी चलाता है जो रुपये के बदले में बिटकॉइन दे देता है लोग को, और इसको तोड़ा जा सकता है। आपके पास एक बिटकॉइन है, आप इसमें से आधा किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है। तो ऐसे करके इसका रेट अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट बार बार चेतावनी दे रहा है कि ये मत खरीदिए, ये इलीगल है। क्योंकि कहीं आज के टाइम में यदि सर्वर ख़त्म हो गया बिटकॉइन का, तब तो जिसके पास बिटकॉइन है लाखों रुपया जो इन्वेस्ट किया है सब डूब जाएगा। इसका कोई मालिक थोड़े है, इसका तो पब्लिक ही अपने में चला रहा है, अपने में पैसा जनरेट कर लिया और अपने में चला रहा है, अपने में कारोबार कर रहा है ये लोग। इसलिए गवर्नमेंट में, बैकएंड में गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, कुछ देश में ऐसा है जो अब हाल ही में शुरू हुआ है, जो अपना देश अपना लॉन्च कर रहा है क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि ये जो जिस डिजिटल फॉर्म में है और जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है उसको हैक नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारा देश जो है अपना करेंसी लॉन्च कर रहा है। आरबीआई खुद भी अपना करेंसी लॉन्च कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम है आरबीआई रुपी। ठीक है। आरबीआई रुपी लॉन्च कर रहा है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा रुपी क्या है, तो एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है। तो सिंपल है, ये याद रखना है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है। इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? माइनिंग।
ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण कोई हैक नहीं कर सकता इसको, वो भी बताते हैं। हाँ, कोई ये नहीं करता है, क्यों नहीं कर सकता है वो भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं आपको। इसको बिटकॉइन को लॉन्च करने वाला कौन है? सतोशी नाकामोटो। आरबीआई अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है, आरबीआई रुपी। इलीगल कारोबार में सबसे ज़्यादा यूज क्यों होता है वो भी हम लोग देख लिए, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन का पता नहीं लगा सकता है। हाँ, एक सवाल अब ये कहिएगा कि इस बार के बजट में है 30% के आसपास शायद टैक्स लगा है कि इतना टैक्स देना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी पे जो खरीद बिक्री करता है। तो जब तक आपका वैलेट में है पैसा, वैलेट में कॉइन है, तब तक तो सरकार को पता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एक्सचेंज कीजिएगा रुपी वाले में, रुपी में एक्सचेंज कीजिएगा, कहाँ जाएगा? आपके अकाउंट में जाएगा। तो इतना पैसा जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा, सरकार समझेगा कि इतना कॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इस अमाउंट पे आपसे टैक्स वो वसूल करेगा। ठीक है, तो जब तक उसके अपने सिस्टम में नहीं पहुंचेगा, बैंकिंग सिस्टम में नहीं पहुंचेगा ट्रांजैक्शन, तब तक सरकार को कोई खबर नहीं रहता है कि किसके पास कितना क्रिप्टो करेंसी है, तब तक वो टैक्स नहीं ले सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखिए, इसमें है कि कोई मालिक नहीं है इसका कोई एक आदमी मालिक नहीं है। मान लेते हैं कि 4 आदमी हैं, वो अपना काम कर रहा है एक सर्वर से जुड़ करके। ठीक, 4 आदमी अपना काम कर रहा है, तो जितना डाटाबेस समझते हैं क्या होता है? डाटा का एक समूह, कंप्यूटर का भाषा। ठीक है, डाटा का कलेक्शन डाटाबेस है। तो जितना डाटा इसमें है, एक ब्लॉक में है, उतना डाटा दूसरे ब्लॉक में है, तीसरे ब्लॉक में सेम डाटा, चौथे ब्लॉक में भी है। कोई नया आदमी जुड़ेगा, कोई नया आदमी जैसे ही जुड़ेगा तो इसके डाटा का इन्फॉर्मेशन सब में एंट्री हो जाएगा और सबके डाटा का इन्फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। मतलब जितना डाटा इसमें रहेगा उतना डाटा इसमें भी रहेगा। और ऐसे करके करोड़ों कंप्यूटर है, करोड़ों सर्वर से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि करोड़ों जगह पे इसका डाटा है। तो कोई भी हैकर डिलीट करेगा, मान लेते हैं इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, फिर भी तो करोड़ों जगह है, वो तुरंत रेप्लिकेट कर लेगा इसको। और करोड़ों डाटा को एक साथ डिलीट करना करोड़ों कंप्यूटर से वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको अपडेट करना हो फिर भी एक साथ सभी को अपडेट करना पड़ेगा, डिलीट करना हो फिर भी एक साथ सबको डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए इसी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक का जितना डाटा है उसका एक चेन बनते हुए चला जाता है। ठीक है, इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका नाम है। और ये इसको हैक नहीं किया जा सकता है। इसी खूबी के कारण सरकार क्रिप्टो करेंसी के लिए मना तो करती है, लेकिन इसी खूबी के कारण वो अपना नया रुपी लॉन्च कर रही है, आरबीआई रुपी। ये भी वैलेट की तरह ही होगा, मोबाइल में ही होगा। हम लोग जैसे 100 का नोट जेबी में रखते हैं वैसे मोबाइल में रखेंगे, सीरियल नंबर रहेगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? इसका कोई मालिक नहीं है, बिटकॉइन का मालिक कोई नहीं है, लेकिन रुपये का मालिक कौन होगा? आरबीआई होगा। ठीक है, इसका ट्रांजैक्शन का कोई पता नहीं चल सकता है कि कौन ट्रांजैक्शन किसका पास कितना है। इसके पास पता चलेगा, आरबीआई को पता चलेगा ना कि फलना आदमी के पास इतना रुपया रखा हुआ उसके अकाउंट में। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है। सेम चीज़ है, डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि बहुत सारे जगह पे इसका डाटा है, लेकिन इसका डाटा कहाँ पे रहेगा? आरबीआई के कंट्रोल में रहेगा हमेशा इसका डाटा। वो जिसको ऑथराइज करेगा वही इस डाटा को देख सकता है। इसमें तो कोई भी, अगर आप उस नेटवर्क के जुड़ गए तो आप उसके ग्रुप के आदमी हो गए, आप देख सकते हैं, आप सारे डाटाबेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी में इतना ही है। इसके साथ आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग लगभग सारे मनी का ओवरव्यू देख लिए, बार्टर सिस्टम देख लिए। बार्टर सिस्टम में क्या था? बार्टर सिस्टम में क्या था? बार्टर सिस्टम में जब सामान का आदान प्रदान करके व्यापार होता था तो वो बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद क्या हुआ? एक सामान को फिक्स कर लिया गया मार्केट के लिए, जैसे अमेरिका में टोबैको को, तंबाकू को, इंडिया में कौड़ी को, इस टाइप से एक सामान को फिक्स कर लिया गया। इसके बाद राजा लोग सोना चांदी का सिक्का इश्यू किए। इसके बाद पेपर मनी आया, जिसमें जानते ही हैं लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर, ये सारी चीज़ जान गए। बैंक मनी ने समझ ही गए, जितना टाइप का पेमेंट सिस्टम है सब कुछ हो गया।
क्रिप्टो करेंसी भी देख ही लिए कि किसमें है। इस क्रिप्टो करेंसी में 3 चीज़ याद रखना है। पहला माइनिंग, दूसरा किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ठीक। आरबीआई अपना जो लॉन्च करने वाला है वो है रूपी, आरबीआई रूपी। बिटकॉइन एग्जाम में पूछा हुआ है, बिटकॉइन किसका उदाहरण है, तो क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है।